गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। आपके सिलेबस में ये एक सब यूनिट करके है और उसमें इससे पहले एक छोटा सा, इससे भी छोटा सा एक सब टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो जब हमने वेक्टर पढ़े थे उसमें हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। तो यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा था जी? यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था कि इट्स अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। और आप जानते हैं कि एक वेक्टर जो होता है, अगर ए कोई वेक्टर है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, और इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना पड़ जाए तो उसको हम ए ऐसे लिखते हैं, ए कैप कहते हैं इसको, ए कैप, और कुछ लोग ए हैट भी कहते हैं। तो अब ये है इसकी सिर्फ डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? खाली ए के साथ लिखते हैं। इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर किसके बराबर होएगा? ए इंटू ए कैप। और यहीं से आपको जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इस चीज़ को काफ़ी सारा इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ए कैप किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर ऐसे हम लिखें तो हम यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? हम कहेंगे कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर along the direction of that vector। तो जो छोटा सा कंसेप्ट है आपको आना चाहिए। चलो जी, अब बात करते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। इससे पहले हमने जो क्लास हमारी थी उसमें हमने स्टडी किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा। फिर हमने सब्ट्रैक्शन भी किया था। तो एडिशन की वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसको कहीं एक नाम कभी कभी हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी देते हैं, कि दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, उनको जमा करना है। तो उसका उल्ट जो है, अपोजिट उसका, वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू मोर और टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड एज इट्स रेजोल्यूशन। मतलब सपोज कर लो एक कोई वेक्टर है, ये हमें दिया हुआ है, इसको हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसको सेपरेट कर देते हैं, तोड़ करके इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कि इस डायरेक्शन में किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी होगी। तो ये जो प्रोसेस होता है एक किसी वेक्टर को सेपरेट कर देना टू और मोर कंपोनेंट्स, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और ये हमको रेजोल्यूशन हमें बताएगा क्या? ये हमें बताएगा कि इस वेक्टर की इस डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, इस डायरेक्शन में इसकी क्या क्या वैल्यू है, इफेक्ट क्या होगा इसका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक वेक्टर के टू कंपोनेंट्स में ही स्प्लिटिंग का है, इसलिए हम टू कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अलॉन्ग एनी डायरेक्शन की बात करेंगे पहले हम, कि किसी भी डायरेक्शन में अगर हमको एक वेक्टर को अगर हमको स्प्लिट करना पड़ जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी, हम निकालेंगे कैसे। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट अस टेक अ वेक्टर लाइक दैट, ये एक आर वेक्टर है, तो इसको आपको स्प्लिट करना है किस किस डायरेक्शन में? एक इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर कोई ये है, ये वेक्टर बी है।
इस आर वेक्टर को आप स्प्लिट करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपने निकाल करके बताना है, इसको रिजॉल्व करना है इनटू दिस टू वेक्टर्स। और ये जो छोटे छोटे वेक्टर हैं इनको हम कंपोनेंट वेक्टर्स भी कहते हैं, इसको हम कंपोनेंट वेक्टर्स भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके पैरेलल एक हम यहां से ड्रा करेंगे एक वेक्टर हो, ये इसके पैरेलल हमने इसी डायरेक्शन में एक पैरेलल ड्रा किया, लेट दिस इज ओ। तो ये वेक्टर जो बी था इसी के पैरेलल हमने एक वेक्टर और ड्रा किया ऐसे, ये देखिए इसके पैरेलल है, इसको नाम दे दो क्यू, इसको नाम दे दो पी, ओ पी और ये आ गया पी क्यू। अब देखेंगे अगर आपकी ए की और ओ पी जो है इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इनकी लेंथ अलग अलग है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने वेक्टर किए थे तो हमने कहा था कि हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ दैट एरो एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय द हेड। तो अब इस a की वैल्यू इसके बराबर तो नहीं है, लेट अस सपोज दैट इट इज एन ए है। तो n क्या है, ये n कोई रियल नंबर हो सकता है। ऐसे ही आप चूंकि b की डायरेक्शन तो यही है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, तो लेट अस सपोज दैट ये कितना है, एम बी के बराबर है। अब m क्या है, n और m जो है ये दो कोई रियल नंबर है। अच्छा जी, अब ओ पी क्यू ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ ये बन गया ऐसे और ये बन गया ऐसे। और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास हम कोई दो वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर पाए कि वो हेड टू टेल एक दूसरे के साथ दो साइड जो है ट्रायंगल की उसको रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम उसकी जो तीसरी जो उसकी साइड होती है, तीसरी साइड जो ट्रायंगल की है उसके द्वारा हम उसके रिजल्टेंट को, उसके एडिशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू होगा जी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब ओ क्यू तो हो आर के बराबर है, इज इक्वल टू ओ पी एन ए के बराबर है, और पी क्यू क्या है, एम बी के बराबर है। अब ये देखिए एक आर हमारे पास एक कोई वेक्टर था, उसको हमने ए और बी की डायरेक्शन में हमने उसको रिजॉल्व कर दिया, उसको हमने तोड़ दिया है। और ये इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स हमने इसके तोड़ करके लिख दिए। अब एक बात बड़ी पते की बात और बीच की बात यह है कि ये जो इसके कंपोनेंट हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये यूनिक होते हैं, ये यूनिक हैं, एक ही होंगे। इस बात को हम प्रूव करने के लेट अस सपोज कर लेते हैं कि आर जो था एन और एम यूनिक नहीं थे, इसकी वैल्यू और भी ले लेते हैं, एन डैश ले लेते हैं, एन डैश ए था और प्लस एम डैश बी भी था। सपोज कर दिया कि ये जो है यूनिक नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि इनकी वैल्यू यूनिक होती है, हमने सपोज कर लिया कि इनकी वैल्यू यूनिक नहीं है। अभी हम यहाँ पर प्रूव कर लेंगे कि ये यूनिक ही होते हैं। अब आर इसके वैल्यू भी है और आर इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये पूरी चीज इसके बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स एन ए प्लस एम बी इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस एम डैश बी होना चाहिए जी। अच्छा जी, अच्छा अब क्या कीजिए, आप ए एक साइड ले आइए और बी दूसरी साइड रखिए। ए इधर रखते हैं, एन ए और माइनस एन डैश ए इज इक्वल टू एम डैश बी और माइनस एम इंटू बी। इन दोनों में से एन कॉमन निकल जाएगा, एन और माइनस एन डैश
इंटू ए इज इक्वल टू इन दोनों में से बी कॉमन निकल जाएगा तो एम डैश माइनस एम इंटू बी आ जाएगा। अच्छा, इनके ऊपर ये जो वेक्टर बना करके रखना। अच्छा, अब देखिए हमने इक्वल वेक्टर किए थे। इक्वल वेक्टर में हमने कहा था कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे इक्वल वेक्टर होते हैं। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर पढ़े थे कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, उनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम हो। अब देखिए यहाँ पर ये है कोई हमारे पास रियल नंबर है इंटू ए इज इक्वल टू कोई रियल नंबर है इंटू बी आ रहा है। इसका मतलब ए और बी ये जो है ए और बी ये कोलिनियर वेक्टर हैं, एक ही लाइन पर हैं। इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कंट्राडिक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ ए की डायरेक्शन इधर थी, बी की डायरेक्शन इधर थी, लेकिन इसके मुताबिक अगर ये एन और एम यूनिक नहीं होते तो ए और बी इनको कोलिनियर होना चाहिए था, इनको एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसलिए दिस प्रूव्स दैट, अब चूंकि इसके मुताबिक अगर ऐसा है तो ये सेम उसमें होना चाहिए, लेकिन सेम ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब एन जो माइनस एन डैश इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एन इज इक्वल टू एन डैश होगा। ऐसे ही एम डैश माइनस एम इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए एम डैश इज इक्वल टू एम। इट मीन्स दैट दीज कंपोनेंट्स आर यूनिक। ये कहीं एक नंबर का कहीं आपको पूछ सकते हैं, या कहीं जो बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं आगे, उनको ये चीज़ काम आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद तो हम बात करते हैं, ये तो हमने लिया किसी भी डायरेक्शन की बात। अब जो आपके सिलेबस में तकरीबन यूज़ होगा आगे जा कर के 12th में भी और इसमें भी, उसमें आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, हाउ टू सेपरेट a vector into its two rectangular components। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि rectangular components क्या होते हैं। Resolution of a vector into two rectangular components is the process by which the given vector is separated into two components which are mutually perpendicular to each other। एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ देना, ऐसे दो वेक्टर्स में तोड़ देना, ऐसे दो कंपोनेंट वेक्टर्स में उसको सेपरेट कर देना कि दोनों वेक्टर जो कंपोनेंट वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसको ऐसे कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन। आप इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए ये है ओरिजिन है, यहाँ से ऐसे कोई एक वेक्टर था, तो इसके ये हमने बना ले दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना लिए हैं इसके जी। एक ये है, इधर x है, इधर हमने लेते हैं y, जैसे आमतौर पर x और y एक्सिस हम लेते हैं, और ये OR मानते हैं इसको। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल r है। अच्छा, लेट अस कंसीडर OR is a vector which is to be separated into two rectangular components into two mutually perpendicular components along OX and OY। अच्छा, जब हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी तो एक से अब हमने आपसे बात की थी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात की थी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो हमने कहा था आपसे कि जो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं उनको आई कैप के साथ, और जो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं उनको जे कैप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होंगे जी, इज इक्वल टू आई कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, जे कैप हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इस आर से क्या कीजिए, दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, एक एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर ये मैंने ड्रा कर दिया है, ऐसे ही वाई एक्सिस पर हमने ये ड्रा कर लिया।
अब इनको नाम दे दीजिए, कोई भी देते रहिए आप। इसको मैं P दे देता हूँ, इसको मैं Q दे देता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ से O से लेकर P तक कर दिए तो ये डिस्टेंस x है। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू x एंड OQ का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, स्मॉल y है। स्मॉल x इधर का और स्मॉल y इधर का। तो और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर क्या था हमारा, ये था I, और इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या था, ये था। मैं यही लिख लेता हूँ, याद रहे, हमको भूल नहीं जाए हम। अच्छा, अब देखिए आप यहां से यहां तक कर OP, यहां से यहां OQ, यहां से यहां R वेक्टर है, इधर OP है और इधर OQ है। नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये R जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, OR वेक्टर मैं लिखता हूं। OR वेक्टर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, OP वेक्टर प्लस OQ के वेक्टर के बराबर क्या होगा जी, ऐसे ही होता था। और अगर OP जो है वो x है और OQ इज इक्वल टू y है एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज I एंड अलोंग द y एक्सिस इज j, देन OR तो हमने लिखा है पहले ये R के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू I प्लस y इंटू j। ये एक बात आ गई कि इस तरीके से हम एक किसी वेक्टर को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको तोड़ सकते हैं, उसको हम जो बाइफिकेट करके उसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो x जो है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर R अलोंग x एक्सिस, along x axis। और ये y जो है इट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर R along y axis। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको पूछो कि 10th में नंबर कितने थे, 98% है, लेकिन उनको एक्स वाई एक्सिस का अच्छे से नॉलेज नहीं होता। उस समय थोड़ी ह्यूमिलेशन बच्चे हमारे फील करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। अच्छा जी, अब देखिए आप यहां से यहां तक अगर y है तो यहां से यहां भी तो y होगा, और ये तो है 90 डिग्री का एंगल है। लेट दिस एंगल इज थीटा, जो R बना रहा है इस x एक्सिस के साथ। नो, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जो है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPR, अब OPR में आप मुझे बताइए कि साइन थीटा किसके बराबर है जी, ये है PR डिवाइडेड बाय OR है जी। अच्छा जी, तो यहां से PR किसके बराबर आ गया, OR इंटू साइन थीटा। अब जो PR किसके बराबर है, PR y के बराबर है, OR किसके बराबर है, ये R के बराबर है, और साइन थीटा ऐसे का ऐसे है। इसका मतलब y इज इक्वल टू R साइन थीटा। इसको अच्छे से डिब्बा बना कर रखना बहुत काम आने की चीज है। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में अब आप निकालिए cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो जाएगा OP डिवाइडेड बाय OR, और यहां से OP किसके बराबर आ जाएगा जी, OR इंटू cos थीटा। OP किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू R cos थीटा। अब देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है, और इसको बड़े दिमाग में रखना कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर एक दिया हुआ है, उसके बिल्कुल साथ वाली जो उसकी डायरेक्शन है उस तरफ होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इसके परपेंडिकुलर में जो दूसरी लाइन होगी y, वो किसके बराबर होगा, R sin थीटा का, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड द अदर वेक्टर। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज होगा।
है, तो ये बार बार यूज़ होगा और ये हम बार बार बच्चों से पूछते भी हैं, तो बच्चे तकरीबन तो याद रहता ही है, लेकिन तो उनको कई बार याद नहीं रहता, हम चाहते ऐसा हो। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। अब ये ट्राइंगल OPR ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो आपके पास क्या होगा, मैं अगर ऐसा लिखूं OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OR क्या होता है, R का स्क्वायर है इज इक्वल टू OP हो गया हमारा X का स्क्वायर और प्लस ये हमारा PR आ गया Y का स्क्वायर। तो R किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके बराबर जी। अगर इनके आपस की रिलेशन की बात करें मैग्नीट्यूड के, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन of a vector in any two direction as well as the rectangular components of गिवन सिंगल वेक्टर। वैसे तो आपको रेफरेंस बुक्स जो मिलेंगी उनमें 3 डायमेंशनल भी दिया होगा, एलिमेंट्री आइडिया उसमें दिए होंगे। अब चूँकि आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने अपने आप को यहीं तक कन्फाइन रखा है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन एनी टू डायरेक्शंस। अब अगली क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कि 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कितने तरीक़ों से हो सकती है, और उसके साथ हम उसके मतलब आपके साथ बात होगी। एंड आई होप अच्छे से दिमाग में बैठ जाए आपको, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर एक बार नहीं भी दिमाग में बैठ पाए तो इसको रिपीट करके दोबारा देखना 2-4 बार इस वीडियो को। लेकिन फिर भी कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न रह जाए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। Stay home, stay safe. Thanks very much.